स्टार्ट करते हैं फिर आगे का टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे थे, सिग्नलिंग रेट के बारे में। ठीक है, टीडीएम सिस्टम जो है उसमें सिग्नलिंग रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें हम डिफाइन करते हैं इसको कितने नंबर ऑफ पल्सेस एक सेकंड में हमारी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नलिंग रेट कहलाएगा और इसको हम स्मॉल लेटर में आर से डिनोट करेंगे। सिग्नलिंग रेट को जनरली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ और सिंबल भी ले सकते हो बट फिर इसको बताना पड़ेगा कि हम इससे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एफएम क्या है, हमारा एफएम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जितने भी इनपुट सिग्नल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे x1 से लेकर xn तक, ठीक है, उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अभी देखो हमने सिग्नलिंग रेट को डिफाइन किया आर, तो हमें आर की वैल्यू भी, आर के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो भी देखना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये चीजें एक्सप्लेन करी है। ठीक है, एक वेव एक हमने क्या लिया, सिग्नल्स लिए जो x1 x2 x3 x4 से लेकर xn तक वेरी कर रहे हैं। यहाँ तक जब सारे सिग्नल एक बार ट्रांसमिट हो जाएंगे, एक रिवोल्यूशन पूरा हो जाएगा, तो वो वन फ्रेम कहलाएगा हमारा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वन रिवोल्यूशन ऑफ कम्यूटेटर, पूरा एक फ्रेम जो होगा। ठीक है, तो उसके अंदर एन नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है हमारे ट्रांसमिट होंगे। x1 भी ट्रांसमिट हो चुका होगा, x2 भी, x3 भी, x4 भी, और यहाँ से लेकर xn तक हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट हो चुके होंगे। तो इन सिग्नल्स की जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसको हमने एफएम से डिनोट किया। अब जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है वो हमें क्या कहता है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया की जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी एफएस से, जिसको हम डिनोट करते हैं, वो बड़ी होगी या बराबर होगी 2fm के। ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें अगर स्पीड ऑफ रोटेशन की, जो कम्यूटेटर है जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो स्पीड हमने यहाँ डिफाइन करी कि वो एफएस रोटेशन होने चाहिए पर सेकेंड। ठीक है, जिसमें हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एफएस ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm। ठीक है, अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं फिगर में, एक रिवोल्यूशन में जो कम्यूटेटर है सारे जितने भी इनपुट सिग्नल होते हैं उनसे एक बार कनेक्शन जरूर बनाता है। तो इसका मतलब उस पूरे एक रिवोल्यूशन में सारे जितने भी मैक्सिमम इनपुट अवेलेबल है वो आगे ट्रांसमिट हो चुके होंगे। ठीक है, या आगे फॉरवर्ड हो चुके होंगे। एक रिवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर एक रिवोल्यूशन से हमारा क्या मतलब है, एक फ्रेम। ठीक है, एक रिवोल्यूशन से मतलब है एक फ्रेम, और एक फ्रेम के अंदर एन नंबर ऑफ पल्सेस हमारी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमने इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया। अब उस फ्रेम फ्रेम को आगे उस फ्रेम को बनने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम पीरियड होगा उसका, उसको हम या तो टीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, टीएस सेकेंड, या फिर वो हमारा होगा 1/fs। ठीक है, 1/fs से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा वो 1/fs या टीएस सेकेंड से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन में टोटल जो एन नंबर ऑफ पल्सेस है वो ट्रांसमिट होगी। हमें निकालना क्या है, सिग्नलिंग रेट, कि कितने नंबर ऑफ पल्सेस एक सेकेंड में ट्रांसमिट होगी। ठीक है, मैं यहाँ बात करूं कि यहाँ जो हमें गिवन है वो ये है कि जो टीएस टाइम होगा, या हम बोले उसको 10 सेकेंड या 10 मिनट, उसमें हमारी एन नंबर ऑफ पल्सेस ट्रांसमिट हो रही है। तो एक सेकेंड के लिए हम कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड में कितनी होगी, उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे एन नंबर ऑफ सिग्नल से। ठीक है, तो यहाँ पर, या फिर ये जो इन्होंने निकाली है पल्स टू पल्स स्पेसिंग। ठीक है, पल्स टू पल्स स्पेसिंग का मतलब क्या है, ये पल्स टू पल्स स्पेसिंग का मतलब क्या है, एक पल्स से लेकर नेक्स्ट पल्स तक कितना हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होगा, या कितना हमारा स्पेस होगा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो ts/n हो जाएगा। ठीक है, ts हमारा टोटल टाइम और डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ पल्सेस है, टोटल पल्सेस है। ठीक है, उससे हमारा यहाँ की ये वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ एक पल्स के स्पेसिंग की या एक पल्स को ट्रांसमिट होने में
कितना टाइम लग रहा है उसके लिए। ठीक है, इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टीएस को हम लिख सकते हैं 1/fs, तो ये हो जाएगा हमारा 1/nfs। ठीक है, अब क्योंकि एक जो पूरा टोटल पीरियड है पल्स का कितना होगा, ऑन प्लस ऑफ दोनों टाइम को कंसिडर करके हम पूरे एक पल्स का टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो वो पूरा टाइम कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें वो पूरा टाइम हो जाएगा, ये पूरा ऑन टाइम, ऑन टाइम इसको बोला है जब पल्स हमारी प्रेजेंट है, और ऑफ टाइम किसको बोला है, जब पल्स हमारी एब्सेंट है। ठीक है, तो ये ऑन प्लस ऑफ, ये पूरा का पूरा टाइम हमारा एक सिंगल पल्स के लिए होगा। फिर अगर हम नेक्स्ट पल्स के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये ऑन टाइम और ये ऑफ टाइम, ये पूरा का पूरा इस पल्स के लिए टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है इसके अंदर, यहाँ पर हमने ये पीरियड निकाला पल्सेस का कि इतने सेकंड टाइम पीरियड होगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड हमारी कितनी होंगी, और वो नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड के लिए हम जो भी टाइम पीरियड है, ठीक है, और उसको टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो ये सिंपल NFS, N का मतलब नंबर ऑफ पल्सेस कितनी है, और FS का मतलब कि कितनी उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा सिग्नलिंग रेट कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा सिग्नलिंग रेट, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है कि एक इतने सेकंड में या एक सेकंड में इतने नंबर ऑफ पल्स हमारी ट्रांसमिट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिग्नलिंग रेट है आर से हम उसको डिनोट करें अगर, तो इतने नंबर ऑफ पल्सेस एक सेकंड में हमारी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, बट इसको ट्रांसमिट होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है कि एफएस जो है वो 2 FM से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 2 FM से बड़ा होना चाहिए। तो हम सिग्नलिंग रेट की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, 2n FM से बड़ा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर से वही हमारी एरर जो हमने पहली थर्ड यूनिट में पढ़ी थी, वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, तो सिग्नलिंग रेट एक छोटा सा डेफिनेशन है, ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है उस पर बेस्ड, इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है किसी भी टीडीएम चैनल, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की, जो बैंडविड्थ, वो बैंडविड्थ या वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसकी हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है अपने टीडीएम सिग्नल को पास कराने की। ठीक है, तो उसको हमने जनरली बी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, बी टी से रिप्रेजेंट किया, और वो हमारा किसके बराबर होता है, जो हमारी सिग्नलिंग रेट हमने कैलकुलेट करी उसके हाफ की। ठीक है, तो ये जनरली फॉर्मूला हुआ हमारे बैंडविड्थ का, बैंडविड्थ का फॉर्मूला हुआ 1/2 सिग्नलिंग रेट। ठीक है, और मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है ये इक्वल टू ग्रेटर देन होनी चाहिए 1/2 इंटू सिग्नलिंग रेट, हमने यहाँ से पुट किया। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा ये हमारा NFM बचेगा। ठीक है, NFM बचेगा, ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 2 से यू 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये वैल्यू बचेगी NFM। ठीक है, तो ये हमारे जो मिनिमम जो बैंडविड्थ है वो भी हमारी NFM हो जाएगी। ये छोटे छोटे से डेफिनेशन और फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है सिंक्रोनाइजेशन का, कि जो टीडीएम सिस्टम है उसमें जो है सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सिंक्रोनाइजेशन किस किस के बीच में, जो हमारा कम्यूटेटर है और डी कम्यूटेटर, कम्यूटेटर हमारा सेंडिंग एंड पर होगा और डी कम्यूटेटर हमारा रिसीविंग एंड पर होगा। ठीक है, यानी कि हम जब यहाँ से जो कम्यूटेटर हमारा काम कर रहा है, ठीक है, वो सिंक्रोनाइज उसको होना पड़ेगा रिसीवर पर जो डी कम्यूटेटर है उसके साथ। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो हम फ्रेम बनाते हैं, सबसे पहले तो सारा जो प्रोसेस है वो कहाँ स्टार्ट होगा हमारा, वो स्टार्ट होगा सेंडिंग एंड पर। ठीक है, जो ट्रांसमीटर है वहां पर, तो वहां पर जो फ्रेम बनेंगे, ठीक है, जो फ्रेम बनते हैं उन फ्रेम के साथ, या जैसे पहला फ्रेम बना उस फ्रेम के एंड में एक हम
पल्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। उसके एंड में एक पल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो सिंक्रोनाइजेशन का काम करेगी, ठीक है। उस पल्स को हम मार्कर पल्स बोलते हैं, ठीक है। मार्कर पल्स हम उसको बोलते हैं। जैसे ये हमारी वेव फॉर्म तुम्हें दिख रही हो, ये सिग्नल दिख रहा हो, तो मैं कह रही हूँ कि हमारे पास 3 सोर्स है, बस उन तीनों सोर्सेस को हमें वन बाय वन मल्टीप्लेक्स करा के हमें सेंड करना। तो उसमें पहला सैंपल x1 से आएगा, दूसरा x2 से, तीसरा x3 से, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। जब ये तीनों सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएंगे, उसके बाद जब हम अपने फर्स्ट वाले सिग्नल पर पहुंचेंगे, ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा पल्स उसके अंदर जनरेट करा देंगे जिसको हम बोलते हैं मार्कर पल्स, जो सिंक्रोनाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। तो ये तीनों हमारे वैल्यूज हो गए 3 सिग्नल से। उसके बाद एंड में हम एक एक्स्ट्रा पल्स जनरेट कराते हैं, और इस पल्स का जो एम्पलीट्यूड है, इस पल्स का जो एम्पलीट्यूड है या मैग्नीट्यूड हम जिसको बोले, वो कितना होगा, वो जितनी भी पल्सेस प्रेजेंट है, जितनी भी पल्सेस फ्रेम में प्रेजेंट होगी, उनकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगा, ठीक है। जितनी भी पल्सेस है, मैं कह रही हूँ x2 की वैल्यू हाई है, तो ये जो है x2 की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए मार्कर पल्स, ठीक है। ये हम सिंक्रोनाइजेशन में यूज करते हैं। ये हमारी हुई जो पीएएम सिग्नल, मल्टीप्लेक्स पीएएम सिग्नल को हम ट्रांसमिट कराते हैं, ठीक है। तो ये पीएम सिग्नल तो है जिसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, तो इसके हर सैंपल के एंड में एक मार्कर पल्स हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करती है। अब इसके बाद आगे बात करें हम, अगर हमारा डिजिटल सिस्टम है कंप्लीटली, पीएम क्या है, कंप्लीटली डिजिटल नहीं है, वहां एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, तो इसीलिए हमने वहां पर पल्स जनरेट करी। जहां पर हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करें डिजिटल टीडीएम सिस्टम के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या है, जो इनपुट्स है वो जनरली हमारी डिजिटल बिट स्ट्रीम में है, तो हम यहाँ पल्स को ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन के लिए, इस तरह के सिस्टम में जो टीडीएम पीएम सिस्टम कहलाता है, हम क्या करेंगे, एक अलग से सिंक्रोनाइजेशन बिट को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक अलग से सिंक्रोनाइजेशन बिट को हम ऐड कर देते हैं, और कहाँ ऐड करेंगे उसे, फ्रेम के, जो हमारा फ्रेम, जितने फ्रेम्स बने उनके साथ, ठीक है। और वो हमारा स्टार्टिंग में होगा, जैसे ये फ्रेम है, इस फ्रेम के शुरू होने से पहले हम एक एक्स्ट्रा सिंक्रोनाइजिंग बिट इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन में काम आएगी। फिर उसके बाद फ्रेम फ्रेम जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला फ्रेम शुरू होने से पहले हम फिर से एक सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज करेंगे, फिर थर्ड वन यहाँ पे होगी। तो बारी बारी से हर फ्रेम के स्टार्टिंग में एक सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज किया जाता है, ताकि जब वो जो इन्फॉर्मेशन है सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो डीकम्यूटेटर के पास पहुंचे, तो वो उसकी स्पीड कम या ज्यादा ना हो, या वो सिंक्रोनिज्म में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम दो तरीके से काम करते हैं। पीएएम में हम मार्कर पल्स को ऐड करते हैं लास्ट में, यहाँ पर हम इनिशियली स्टार्टिंग में ही सिंक्रोनाइजिंग बिट को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक हमारा टीडीएम पीसीएम हिरारिकी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये बाय नेम एग्जाम में आएगा, बाय नेम एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन टीडीएम एंड पीसीएम हिरारिकी, ठीक है। एक हिरारिकी फॉलो करी यहाँ पर कि कैसे सिग्नल्स हमारे मल्टीप्लेक्स होते हैं, कैसे धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ती है, नंबर ऑफ चैनल्स कम होते हैं, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं जनरली कि बहुत सारे सिग्नल्स हैं, उनको हमें मल्टीप्लेक्स करना है, तो कैसे करेंगे, ये उसका एग्जाम्पल है। अब इसको, इसका जो दूसरा नाम है वो डीएस हायरार्की और डिजिटल टी करियर सिस्टम की भी बोला जाता है, या डिजिटल सिग्नल सर्विस, डीएस सर्विस। तो ये ना किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना। डीएस हायरार्की है ये, या टीडीएम पीसीएम हायरार्की है, और कैसे कैसे हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, क्या उनकी स्पीड होती है, कैसे मल्टीप्लेक्स होंगे, वो ये चीज बताती है, ठीक है।
तो हम जब सबसे स्टार्टिंग में बात करें, एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, इसको हमने 24 वॉइस चैनल्स प्रोवाइड कराए। ठीक है, 24 वॉइस चैनल हमने प्रोवाइड कराए। तो ये 24 वॉइस चैनल्स, देखो जनरली क्या है ना, टेलीफोन कंपनीज इस तरह के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो टेलीफोन में क्या है, जनरली वॉइस सिग्नल्स हमारे जनरेट होते हैं और वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इनपुट पर हमारे 24 वॉइस चैनल होंगे। ठीक है, अब इसमें 24 चैनल्स क्या होंगे, मल्टीप्लेक्स होंगे वो आपस में, यानी कि कंबाइन हम उनको करेंगे, उनकी फ्रेमिंग होगी, वो कंबाइन होंगे। और यहाँ पर इसकी स्पीड गिवन है कि 64 kbps। ठीक है, इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है यहाँ से आगे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 जो चैनल्स हैं उनको मल्टीप्लेक्स करके यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगी, ठीक है, एक आउटपुट मिलेगी। ठीक है, DS1 हमने जिसको बोला, और ये DS1 सिग्नल हमारा क्या है, 24 ये सिग्नल है, इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन 24 सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से एक अलग से इनपुट दी जिसको हम DS1 बोले। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे टोटल 4 नंबर ऑफ इनपुट्स जो है यहाँ से अवेलेबल होगी नेक्स्ट वाले मल्टीप्लेक्सर के पास। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो मल्टीप्लेक्सर है वो क्या काम कर रहा है, ये जो 4 DS1 इनपुट है, ठीक है, 4 जो DS1 इनपुट है इनका फिर से मल्टीप्लेक्शन करना है हमको। इनका मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो हमारे पास DS2 आउटपुट मिलेगा। DS2 आउटपुट, या हम इसको 4DS1 भी बोल सकते हैं, या 96 DS0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से फिर मल्टीप्लेक्सिंग होगी सेकेंड लेवल पर, फिर थर्ड लेवल पर। ठीक है, सेकेंड लेवल यहाँ से DS2 मिला, हम यहाँ क्या करेंगे, 7 नए इनपुट लेंगे और उनका फिर से मल्टीप्लेक्सिंग होगी। ठीक है, और फिर हमारे पास DS3 जनरेट हो जाएगा, और वो DS3 हमारा क्या है, या तो हम उसे 7 DS2 बोल सकते हैं, या फिर हम उसको 28 DS1 बोल सकते हैं, या 672 DS1 बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इनके साथ साथ ना स्पीड भी लिखी हुई है। स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ना अभी एक नेक्स्ट वो है, एक और इसी तरह का हिरारिकी सिस्टम है, उसमें स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है कि यहाँ पर 64 kbps है या 1.44 mbps आया। ठीक है, एक तो ये होगा कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स है, यहाँ के जो बिट रेट है, ये बिट रेट ही तो हुआ है, स्पीड तो हुई कि डेटा रेट, सॉरी। ठीक है, डेटा रेट जिसको हम बोलते हैं, जो भी हमारा मल्टीप्लेक्स आउटपुट है उसका डेटा रेट, जो इंडिविजुअल जो भी डेटा रेट है उसके 24 टाइम्स होता है। ठीक है, 24 टाइम्स उसके होगा। तो 24 क्यों लिया हमने, 24 कह लो, या फिर जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ अवेलेबल है, उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल की स्पीड को। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जनरली यहाँ पर देखो क्या है, DS1, इसको 1.544 mbps नाम दिया, तो यहाँ पर 64 kbps सिंगल एक इनपुट की स्पीड है या डेटा रेट। इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स इतनी वैल्यू आएगी हमारी, 1.544 mbps। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले के लिए करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट वाले के लिए, ऐसे ही उससे नेक्स्ट वाले के लिए। तो फाइनली जो है हमें यहाँ पर एक सिग्नल मिलेगा DS2। ठीक है, इसको फिर हम फर्दर आगे ट्रांसमिट करेंगे। तो देखो कितने सारे सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लेक्स हो गए। ठीक है, इस हिसाब से उनके डेटा रेट डिसाइड हो गया उस। ठीक है, सब कुछ इसी के तरीके से चलेगा, और ये एक हिरारकी है जो हम फॉलो करते हैं, जो टेलीफोन कंपनीज फॉलो करती है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम DS0 की बात करें तो वो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, वही चीज है जो मैंने तुम लोगों को बताई। DS0 हमारा बेसिक इनपुट सिग्नल है जो 64 kbps का होगा। 24 DS0 सिग्नल को जब हम मल्टीप्लेक्स करेंगे तो वहां से DS1 जनरेट होगा।
ठीक है, DS1 रेट का ये डेटा रेट यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके बाद 4DS1 सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स किया, उससे 52 सिग्नल्स मिल जाएंगे, DS2 सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1DS2 सिग्नल जो है वो 4DS1 और 96 DS0 सिग्नल के बराबर होगा, और इसका जो रेट है 6.312 MBPS हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जैसे जैसे मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, डेटा रेट देख रहे हैं, वो डेटा रेट की वैल्यू बढ़ रही है, कि यानी कि बहुत तेजी से डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी लाइन जब मल्टीप्लेक्स होगी तो उनका डेटा का ट्रांसफर भी थोड़ा हाई स्पीड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये डीएस हायरार्की है, इसको याद करना है, इसकी कितनी स्पीड है, कितने सिग्नल्स मल्टीप्लेक्स हुए, कैसे क्या होगा, ये एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा डीएस हायरार्की। इसको दूसरा नाम डीएस हायरार्की या डिजिटल टी करियर सिस्टम या फिर डिजिटल सिग्नल सर्विस। ठीक है, ये वही चीज एक्सप्लेन करी हुई है इसके अंदर, DS0 कैसे बना, DS1 कैसे बना, DS2 कैसे बना, DS3 कैसे बना। ठीक है, ये वही चीजें हैं। अब इसके बाद आती है टी लाइंस। टी लाइंस क्या होता है? ठीक है, देखो ये जो DS0, DS1, DS2 हमने लिया, ये सर्विसेज के नाम है। ठीक है, ये सर्विसेज के नाम है। इन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कंपनीज है वो टी लाइंस का इस्तेमाल करती है। ठीक है, टी लाइन का इस्तेमाल करती है, और टी लाइंस भी कैसे होंगी हमारी, T0, T1, T2, T3, इस तरीके से। ठीक है, और इन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे T1 लाइन इम्प्लीमेंट करेगी किसको, DS1 सर्विस को, T2 लाइन किसको इम्प्लीमेंट करेगी, DS2 सर्विस को। ठीक है, इसी तरह से आगे हम फर्दर इसी तरह से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, जो DS0 है वो सबसे बेसिक सर्विस है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है जो सर्विस है DS1, DS2, DS3, DS4, उसको कौन कौन सी लाइन इम्प्लीमेंट करेगी, उसका उसकी जो रेट है, जो डेटा रेट है वो कितना होगा। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स उसके अंदर मल्टीप्लेक्स होंगे, ये सारी चीजें टी लाइन के बारे में दे रखी है। ठीक है, यही चीज है कि ये जो टी लाइंस है, जनरली डिजिटल लाइंस हम जिनको बोलते हैं, ठीक है, ये जनरली डिजाइंड होती है डिजिटल डेटा को कन्वे करने के लिए, या ऑडियो को या वीडियो, बट इनको हम एनालॉग कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन एप्लीकेशन हुई, वहां पर एनालॉग सिग्नल ही तो होते हैं, वहां भी हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक लास्ट बचती है हमारी ट्रांसमिशन हायरार्की। सेम चीज है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, इसको टी करियर सिस्टम भी हम सिंपली बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी वही चीज इन्होंने बता रखी है, इन्होंने उसके अंदर सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन कराया था, यहाँ पर टी जो लाइंस है उनके हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पहले वाली जो लाइन है T1 लाइन, T1 करियर सिस्टम भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, T1 करियर सिस्टम, इसमें 24 इनपुट्स है, 24 चैनल्स, उनकी स्पीड 1.544 MBPS, इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन बिट इनके साथ लगेगी। ठीक है, एक सिंक्रोनाइजिंग बिट इसके साथ ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली हम T1 करियर सिस्टम की अगर बात करें, तो देखो T1 करियर सिस्टम को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके अंदर 24 वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो है, ठीक है, उनको सैंपल किया जाएगा 800 सैंपल्स पर सेकेंड पर, और उससे 8 बिट का कोड वर्ड बनाया। ठीक है, जिसको हमें ट्रांसमिट करना है, और उसके साथ एक सिंक्रोनाइजिंग बिट पर फ्रेम भी होनी जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, फ्रेम ड्यूरेशन निकाल लिया।
फ्रेम ड्यूरेशन निकाला 1/TS, यहाँ से 125 माइक्रोसेकंड आ गया। अब एक फ्रेम में कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, वो हमने कैसे किया, 24 जो वॉइस चैनल है इंटू 8, 8 मतलब यानी कि एक जो वो बनेगा उसके अंदर 8 बिट होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस 1, 1 किस लिए, 193 बिट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर ट्रांसमिशन रेट की बात करें तो ट्रांसमिशन रेट आ जाएगा हमारा, ये तो एन हो गया नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, नीचे आ गया हमारा फ्रेम का ड्यूरेशन, वो 125 इंटू 10⁶, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1.544 Mbps जो ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। सिमिलरली हमें T2 के लिए देखना है, T2 में क्या आएगा, 96 वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हम मल्टीप्लेक्स करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है 96 जो चैनल्स है उनको हम मल्टीप्लेक्स करेंगे और उसकी जो स्पीड है 6.312 Mbps होगी। 17 बिट्स अलग से इसमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो 96 वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उनको मल्टीप्लेक्स किया, मल्टीप्लेक्सिंग हमने 4T1 करियर्स को यूज करके किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लेक्स जिनके हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ चैनल्स जिनकी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है वो बढ़ गए, इसीलिए यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग बिट भी बढ़ गई है, ठीक है। जनरली 17 सिंक्रोनाइजिंग बिट इसमें इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से हम ट्रांसमिशन रेट कैसे निकालेंगे, ट्रांसमिशन रेट कैसे निकालेंगे, जो स्पीड है इंडिविजुअल सोर्स की वो कितनी थी, ये 1.544, उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ चैनल्स जितने वो लेके जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 8 बिट का कोड होना है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंक्रोनाइजिंग बिट है उसके अंदर, तो यहाँ से ये स्पीड निकल आएगी 6.312 Mbps, ठीक है। ये T2 करियर के लिए हो गया। ऐसे ही सिमिलरली T3 के लिए हो जाएगा और T4 के लिए हो जाएगा। T3 में क्या है, 672 672 जो वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो मल्टीप्लेक्स होंगे, और जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो कैसे होगी, जो पीछे से T2 के जो करियर्स आ रही है, जो लाइन करियर्स आ रही है 7, उनकी हेल्प से, ठीक है। और इसके अंदर 69 सिंक्रोनाइजिंग बिट्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन रेट वैसे जैसे हमने पिछले वाला निकाला है इसको भी वैसे निकाल लेंगे। ऐसे T4 है, T4 में हमारे 4032 वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हम मल्टीप्लेक्स करेंगे, और मल्टीप्लेक्सिंग आउटपुट को कैसे हम निकालेंगे, 6T3 करियर की हेल्प से, ठीक है। और इसके अंदर 720 सिंक्रोनाइजिंग बिट की जरूरत पड़ेगी। जब आगे हम चलते हैं ना तो सिस्टम हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा उस टाइम पर। ऐसे T5 करियर सिस्टम है, ठीक है। इसमें इतने नंबर ऑफ वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हम ट्रांसमिशन रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से बहुत हो गया आज के लिए, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक और रहते हैं इसमें, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे क्लास में, ठीक है।